नमस्कार दर्शकों, मैं रंजित दत्ता एनजे चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से आज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय वस्तु पे चर्चा करने वाले हैं वो है इंजीनियरिंग। बहुत ही पॉपुलर कैरियर है। आप सभी जानते हैं कि हर साल हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग, कम से कम 16,000 बच्चे जो हैं वो IITs में जाते हैं। इसके अलावा हमारे NITs हैं और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि हमारे शहरों में रहती है, हर एक राज्य में है, वहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए पहुँचते हैं। और बहुत सारे प्राइवेट भी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें कि बच्चे जाते हैं। तो इन सभी के दरमियान हम शुरुआत करने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप इन सभी को पहचानते हैं, राइट? सत्य नडेला वो एक इंजीनियर हैं जिन्होंने कि मणिपाल से MIT से 1988 में उन्होंने इंजीनियरिंग किया। ये हैं पद्मश्री वॉरियर, ये IIT दिल्ली से ग्रेजुएटेड हैं 1982। मोटोरोला और कॉग्निजेंट में C-suite में वो काम कर चुकी हैं लीडरशिप में। सुंदर पिचाई को आप सभी लोग जानते हैं जो कि IIT खड़गपुर से पास आउट है 1993 बैच। और ये जो हैं ये लोग सभी के सभी अच्छे पोजीशंस में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं और संभाल रहे हैं C-suite पोजीशंस को। लेकिन ये सबसे मज़ेदार बात यह है कि सभी के सभी इंजीनियर्स ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस से ही किए हुए हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, जहाँ पर गूगल की बात करते हैं वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी आती है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप पहचानते होंगे। ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, लेट डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने तो अमूल का जो फाउंडेशन रखा और ये यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ आया इंडस्ट्री में, इनके नाम क्रेडिट जाता है, पूरा श्रेय इनको जाता है। ये भी एक इंजीनियर थे और वो भी एक छोटे से कॉलेज ग्विंडी में, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मद्रास के पास में है, 1943 के वो ग्रेजुएट हैं इंजीनियर। तो आप देख सकते हैं कि कितना डाइवर्सिफाइड फील्ड है इंजीनियरिंग का, कितने तरीके से आप कितने जगहों पर पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारा जीवन अपना एक इंजीनियर के रूप में ही व्यतीत करें, या ये भी जरूरी नहीं है कि आप जिस ट्रेड पे या जिस डिसिप्लिन पे आपने इंजीनियरिंग किया है उसी फील्ड में आप बढ़ते रहें। तो इसके लिए आपके कैरियर को शेप अप करने के लिए क्या करना होगा और अभी आने वाले समय में इंजीनियरिंग कैसा शेप लेने वाला है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की तारीख में जो जॉब मार्केट है या जो लैंडस्केप है इंजीनियरिंग का, वो कैसा है और वो कैसे परिभाषित है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड मैथमेटिक्स इज इंजीनियरिंग, ये आज का थॉट है, आज का परिभाषा है, राइट? ये जरूरी बात है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता है और एक इंजीनियर को अपने लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना पड़ता है, सॉल्यूशंस को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, राइट? तो अभी हम देखते हैं कि जॉब मार्केट क्या है और हमारा अभी का अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप क्या है। करंट लैंडस्केप से हम जॉब अपॉर्चुनिटीज को और जो फील्ड्स में हम लोग काम कर रहे हैं इंजीनियर्स, उसके बारे में है। तो सबसे पहली बात है कि ये बहुत हाई वॉल्यूम का प्रोफेशन है। हाई वॉल्यूम इन द सेंस कि बहुत सारे इंजीनियरिंग जॉब्स अवेलेबल है और बहुत सारे इंजीनियर्स डिमांड में भी रहते हैं। हमारे भारत से ही अगर आप देखेंगे तो 15 लाख ग्रेजुएट पर एनम निकलते हैं ग्लोबली, राइट? और हमारे भारतवर्ष से भी करीब 10-15 लाख ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं। IIT से 15 से 16,000 ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं, राइट? उसी तरीके से NITs हैं, उसी तरीके से सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो गवर्नमेंट के हैं स्टेट्स में वो हैं, और इनके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस वक्त, राइट? तो बहुत ही हाई वॉल्यूम में हमारे इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स निकलते हैं। उनका जॉब मार्केट का जो ड्राइवर है आज की तारीख में वो है, जैसे कोई स्टेट प्रोजेक्ट है वाइब्रेंट गुजरात के जैसा, या फिर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कि अभी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है हमारे देश में, तो वहाँ पर इंजीनियर्स की बहुत तादाद में ज़रूरत पड़ती है। IT यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI में जो ग्रोथ आया है, वहाँ पर इंजीनियर्स की ज़रूरत है।
और फिजिसिस्ट की ज़रूरत है। तो पर्टिकुलरली हम अप्लाइड साइंस की बात करेंगे इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पर हमारा रिक्रूटमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है और बहुत ज़्यादा पैकेजेस पे लिया जा रहा है, राइट। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसमें हमेशा डिमांड रहती है। इसके अलावा यूपीएससी कंडक्ट करती है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, जिसे ईएसी कहते हैं। उसके तहत हमारे मैनेजमेंट रोल्स में क्लास 1 ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है और वो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए ही खुला हुआ रहता है। तो ये हम देख सकते हैं गवर्नमेंट रोल्स मिल जाते हैं। गवर्नमेंट रोल्स में आगे हम आईटी, ऑटोमेशन, पावर, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होते देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स अभी आ रही है पहले के मुकाबले, राइट। तो उस तरीके से गवर्नमेंट रोल में भी लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट में, प्राइवेट में भी इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट अभी हो रहा है। दूसरा आते हैं हम नॉन कोर जॉब्स की बात करेंगे। नॉन कोर जॉब्स का मतलब आप इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में ही जॉब पा रहे हो या अपना कैरियर को डेवलप कर रहे हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर आता है तो यूपीएससी आता है, सिविल सर्विसेज। जो ईएसी देते हैं वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी देते हैं और अपना इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट या फिजिक्स का सब्जेक्ट लेके दे सकते हैं और बहुत इजीली क्रैक करते हैं वो लोग। दूसरा होता है मैनेजमेंट सर्विसेज। आप वर्ल्ड वाइड जितने भी मैनेजमेंट गुरु देखेंगे वो सारे बैकग्राउंड में 90% लोग इंजीनियर्स हैं जिन्होंने कि मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी ट्रेड्स के मैनेजर्स नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं और अभी आज की तारीख में इसको प्रायोरिटी भी दिया जाता है कि मिक्स जो है सब मिला के हो। लेकिन इंजीनियरिंग का इनका जो है कैंडिडेट्स हैं वो वर्चस्व रखता है मैनेजमेंट के फील्ड में। फिनेंशियल सर्विसेज अभी जैसे बहुत बूम पे हैं, वहाँ पर चूंकि इंजीनियर्स बहुत अच्छे कैलकुलेटिव होते हैं, कंप्यूटेशन उनका बहुत अच्छा होता है और इसके अलावा वो लोग कोडिंग वगैरह जानते हैं, तो जो एल्गोरिदम होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो समझते हैं या डेवलप कर पाते हैं, मार्केट ट्रेंड्स को समझ पाते हैं, रिस्क एनालाइज कर पाते हैं। तो इसके लिए फिनेंशियल सर्विसेज में भी बहुत तेज़ी से वो लोग इंसर्ट हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। इसके अलावा अभी हमारा जो है इंजीनियरिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में चल रहा है और ये ट्रांजिशन चल रहा है 4.0 से 5.0 पे या 4.0 टू 5.0। तो ये इसमें जो हमारा अपडेशन हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, काम का जो अपग्रेडेशन हो रहा है जिसमें काफ़ी सारा नया मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंक्लूड हो रहे हैं, तो उसमें हमारे इंजीनियर्स के बहुत ज़रूरत पड़ रही है। तो ये हमारा करंट लैंडस्केप है। सबके अलावा हमारा ओवरसीज मार्केट पहले भी खुला हुआ था, आज भी खुला हुआ है। ओवरसीज मार्केट में सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट होता है वो यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, मिडिल ईस्ट और जर्मनी में होता है। इन दिनों कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट्स चल रही है। वहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसीज भी जो है वो थोड़ी लचीली है, फ्लेक्सिबल है और वहाँ पर बहुत अच्छा पेमेंट भी मिल रहा है लोगों का। वर्क लाइफ भी जो बैलेंस होता है वो बहुत अच्छा है, इसके लिए लोग उधर शिफ्ट हो रहे हैं। अदरवाइज अगर हम 2013 की डेटा की बात करें तो 9.5 लाख इंजीनियर्स सिर्फ यूएसए में मौजूद थे। भारतीय मूल के इंजीनियर्स यूएसए में 9.5 लाख थे, राइट। तो उसी तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स में जो हैं इंजीनियर्स जाते रहते हैं। सिविल वर्क जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, पावर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फैक्ट्री सेटअप के लिए प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। तो सभी जगह इंडियन जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं उनके एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है, तो इसके वजह से उनका रिक्रूटमेंट भी होता है। तो ओवरसीज मार्केट ओपन रहता है इंडियन ई ग्रेजुएट्स के लिए। और भी हम बताएंगे आगे चल के कि किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करें ताकि आप ग्लोबली डिमांड पोजीशन में रहें और आपका डिमांड बढ़ता रहे एज एन इंजीनियर और प्रोफेशनल। तो ये हमारा ओवरऑल जो है जॉब मार्केट है, हाई वॉल्यूम है एक, तो उसके लिए डिमांड रहता है, जॉब मार्केट का ड्राइवर है। उसके अलावा हमारा गवर्नमेंट रोल्स में आते हैं, नॉन कोर जॉब्स में है और ओवरसीज मार्केट में। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप आगे अपने आप को कैसे पिच करेंगे, राइट। ये तो हमारा करंट सिनेरियो है, लेकिन जिस तरीके से हमारा एआई का दौर चल रहा है या जैसे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है 4.0 टू 5.0, उसमें आप अपने आप को कैसे अपग्रेड करेंगे और फ्यूचर हॉराइजन क्या है
इंजीनियरिंग का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो फ्यूचर हॉराइजन जो होगा इंजीनियर्स के लिए, वो क्रिएटेड डिमांड होगा टी शेप्ड इंजीनियर्स के लिए। टी शेप्ड इंजीनियर से मतलब है जिनका इन डेप्थ नॉलेज कोर में भी है और विड्थ में उनका जो है बहुत अच्छा नॉलेज है सॉफ्ट स्किल वगैरह का, राइट। तो इसको हम डायग्रामेटिकली अगर देखें तो सॉफ्ट स्किल्स और टेक्नोलॉजिकल सॉफ्ट स्किल जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस एनालिटिक्स है, ये सारा चीज आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपने इंक्लूड करना पड़ेगा, आपको मास्टरी लानी पड़ेगी। और साथ में आपका कोर नॉलेज जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, ये सारा जो है हमारा कोर इंजीनियरिंग में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। यानी कि विड्थ आपका जो है टी का, वो आपका सॉफ्ट टेक स्किल्स है, और जो आपका डेप्थ है वो आपका कोर नॉलेज का है। ये टी इंजीनियर्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको अपने आप को उस तरीके से ढालना पड़ेगा और आपको ग्लोबल मार्केट में पिच करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस और AIML। AIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, राइट। उसमें बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं, कंटिन्यूड है और आगे भी आने वाले होंगे। आने वाले एज में ECE को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा 5G और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्लेटफॉर्म पर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है जिसमें कि आप वो डिवाइसेस साथ में लाते हैं, साथ में फंक्शनिंग करवाते हैं किसी एक बड़े लार्ज डिवाइस में, जो कि इंटरनेट के थ्रू चलता है और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को या डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ मशीन्स। MOS यानी कि मेटलिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स। इन सारे चीजों को आपको टेक्निकली मतलब जो टी का मैंने बताया विड्थ, उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसमें कोर आपका ECE का है। तो इसके साथ आपका अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा ओपन होने वाला है और बहुत अच्छा करने वाला है। उसी तरीके से मैकेनिकल एंड रोबोटिक्स का इंटीग्रेशन है, क्योंकि अभी आने वाले समय में EVs का जमाना रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और ऑटोमेशन में इसका बहुत ज्यादा काम है। सारे के सारे इंडस्ट्रीज जो है अभी ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। साइबर सिक्योरिटी वंस अगेन इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंजीनियर्स, क्योंकि बहुत सारा जो चीज है, काम है, वो हमारे सिक्योरिटी से जुड़ा रहेगा और वो भी हमारा सारा डेटा जो है वो कंप्यूटर्स हमारे मैनेज करेंगे आगे चल के, तो उसका सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर कोई भी कारण से उसमें कुछ डैमेज होता है या उसमें कुछ इन्वेजन होता है, तो उसको हमारे लोग जो हैं उसको टेक्निकली उसको हैंडल करेंगे या मैनेज करेंगे। उसके लिए साइबर सिक्योरिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो उसका आप स्पेशल कोर्स कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर 12th आप यहाँ पर NFSU करके एक है नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन, दैट इज नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर में है, दिल्ली में है। गांधीनगर में आप इस साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं जस्ट आफ्टर 12th। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसको क्लियर करके आपको पहुंचना पड़ेगा। दूसरा जो इसी दरमियान है, सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड। तो वहां पर आपको ये कंटिन्यू रहेगा सिविल इंजीनियर्स का जो जॉब मार्केट है। रिन्यूएबल एनर्जी अभी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो हमारा एनर्जी रिजर्व है वो धीरे धीरे रिप्लेनिश करने की तरफ बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिप्लीट होते होते खत्म हो जाएगा और हम लोग फिर आगे जो है डिपेंडेंस किसके ऊपर रखेंगे ये हम लोग को पता नहीं, वहां पे अशांति फैलेगी। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी मैनेज या ग्रीन एनर्जी जिसको कहते हैं, उसको मैनेज करने के लिए उन इंजीनियर्स का बहुत ज्यादा डिमांड है। खास तौर पे आज के दौर में यूरोपियन यूनियन है या फिर आपका जर्मनी है पर्टिकुलरली, वहां पर बहुत ज्यादा इसका डिमांड है। इवन इन मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा डिमांड है इंडियन इंजीनियर्स का, जो कि पावर एंड एनर्जी के सेक्टर में काम किए हैं। ओवरसीज जॉब जैसे कि मैंने बताया वो आगे भी चलता रहेगा डिमांड उसका। उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है यूएसए का, और यूएसए में भी सॉफ्टवेयर, AI और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन पर्टिकुलर नासा में एक टाइम था जबकि
70% जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे वो हमारे इंडिया से गए हुए थे। तो वही दौर अभी भी है, 70% से थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी हमारा इंडियंस का वहाँ पर वर्चस्व है। उसी तरीके से यूरोपियन एनर्जी में जैसे आपको बताया रिन्यूएबल एनर्जी का और ऑटोमेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड है। जापान में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑस्ट्रेलिया और यूएई जो है वो अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ पर इंडियन इंजीनियर्स का डिमांड। वहाँ पे सिविल और माइनिंग का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके लिए वहाँ पर इंडियन इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस सेक्टर में अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो यहाँ पर आप ओवरसीज जॉब को भी पिच कर सकते हैं और वहाँ पर अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल फ्यूचर हॉराइजन है, ठीक है। यानी कि आपको टेक्निकली साउंड रहना पड़ेगा और इन जो सेक्टर्स का मैंने नाम दिया है उन सेक्टर्स में अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं या कोर के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों में अपना विड्थ के तहत अलग से आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉब मार्केट का डोमेस्टिक और ओवरसीज में क्या फर्क आता है। तो एक्चुअली अगर हम देखें ओवरसीज में हमारा बहुत सारा एडवांटेज भी है और कुछ एक लैक्यूनास भी है, तो वो हम चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पैरामीटर्स जो हमने रखा है वो है एजुकेशनल कॉस्ट, सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, एक्सपोजर और ग्रोथ पोटेंशियल। इन 5 पॉइंट पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशनल कॉस्ट की जहां तक बात आती है, भारत में काफी हद तक कम है और जो कोर्स होता है अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन में है तो आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप, लोन वगैरह अवेलेबल है, मिल जाता है। लेकिन ओवरसीज में ये कॉस्ट बहुत ही हाई होता है, वहां पर स्कॉलरशिप पाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई रहता है स्कॉलरशिप पाने के लिए। तो वो कॉस्ट मैनेज करने का जो रहता है तो वो आपका काफ़ी महंगा होता है कभी कभी। तो इसके लिए एजुकेशनल कॉस्ट वाइज इंडिया में काफ़ी लो है, यानी कि ग्रेजुएशन आप इंडिया में कर सकते हैं, बाद में आप अपना जो सुपर स्पेशलिटी है या स्पेशलिटी है वो आप ओवरसीज में कर सकते हैं, काम करते हुए भी कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पर आपको सहूलियत रहेगी। सैलरी की जहाँ तक बात है तो भारत में सैलरी इंजीनियर्स का कॉम्पिटिटिव होता है, 10 लाख 12 लाख सालाना के हिसाब से स्टार्ट होता है और बैंडविड्थ का बहुत ही बड़ा है। तो एवरेज सैलरी की बात हम कर रहे हैं 10 से 12 लाख का होता है। यही चीज ओवरसीज में 3 से 5 गुना ज्यादा होता है, यानी कि आप 10 लाख पा रहे हैं तो वहां पर उसी जॉब के लिए आपको 50 लाख वैल्यूएशन में मिलेगा। लेकिन वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत हाई है, तो इसके लिए शुरुआती दौर पे काफी स्ट्रगल करना पड़ता है जो यहाँ से इंजीनियर्स जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो सैलरी दोनों जगह का अगर कंपेयर करें तो इनिशियल फेज में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि आपका जितना ज्यादा सैलरी होता है उतना ही आपका अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, आपको सेट होने में टाइम भी लगता है, तो उसमें आपका खर्च की वजह से उतना सेविंग नहीं हो पाता जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो ये आप दिमाग में जरूर रखेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे तो हमारे इंडिया में अभी बहुत सुधर रहा है, इम्प्रूवमेंट की ओर है और यही ओवरसीज में बहुत ही अच्छा है, एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पर बहुत डिमांडिंग था, आज भी है, लेकिन धीरे धीरे अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप किया है और जो है नए जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं वो काफ़ी इंक्लूसिव होता है। तो उस तरीके से हमारा वर्क एनवायरनमेंट जो है बहुत इम्प्रूव कर रहा है। एक्सपोजर की जहाँ तक बात करेंगे तो इंडिया में एक इंजीनियर को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग वर्टिकल में अलग अलग जगहों पे करने का, देखने का मौका मिलता है। वही चीज आप ओवरसीज की बात करें तो वो पर्टिकुलर एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड रहता है, तो उसको टेक्नोलॉजी जो है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिसे कहेंगे, उसको एक्सपोजर मिलता है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वैसे टूल्स या वैसे सॉफ्टवेयर्स या वैसे टेक्नोलॉजीज जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं और मतलब बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड तरीके से आपके काम को डिलीवर करवाता है और आपको टूल्स मिलते हैं इजीली काम को करने के लिए, राइट। तो मशीनरी जो है और या टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में होता है ओवरसीज में एज कंपेयर टू इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और इंडियन प्रोजेक्ट्स, राइट। तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा। तो सीखने के लिए भी आपको जो है
पीपल स्किल आपका इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है, क्योंकि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में मल्टीकल्चरल लोगों के साथ काम करते हैं। लेकिन आपका टेक्निकल जो अपग्रेडेशन होता है वो आपका अब्रॉड में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ग्रोथ पोटेंशियल भी उसी तरीके से आपका इंडिया में जो है इमर्जिंग स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। आने वाले समय में जितना भी आपका स्टार्टअप हो रहा है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, वो हमारे 70% जो शेयर है वो इंडियंस का है। स्टार्टअप का सबसे ज़्यादा काम हमारे इंडियन से हो रहा है, राइट। वहीं पर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं और आप स्पेशलाइज्ड रोल में जाते हैं तो वहाँ पर ओवरसीज में आपका वैल्यूएशन और डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होता है। आज की तारीख में बड़े बड़े जो कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, वहाँ के जो हमारे सी सूट में मैनेजर्स हैं वो सभी इंडियंस हैं ज़्यादातर, जैसा कि हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में दिखाया आपको। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये हमारा कंपैरिजन है। अब आपको एक ग्लोबल इंजीनियर बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको करना है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होंगी या टूल्स क्या होंगी, राइट। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो एआई और जेन एआई का मतलब होता है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी सभी सेक्टर में इंक्लूजन हो रहा है और सभी इंडस्ट्री में इसका इंक्लूजन हो रहा है। तो इसके लिए इसका बहुत ही ब्रॉड स्कोप है, अपने आप को उस चीज में आपको ढालना पड़ेगा, राइट। दूसरा है IoT एंड 6G प्लेटफॉर्म। IoT जैसे कि मैंने बताया आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और 6G जो है वो आने वाले समय में 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म मिलेगा कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को। तो उसमें आपको इट इज विल बी द ड्राइविंग स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप उस तरीके से अपने स्किल को सेट करें। सस्टेनेबल एनर्जी, उसमें आपका जितना भी ग्रीन एनर्जी आपको दिमाग में आ रहा है वो सारे सेक्टर्स में इंजीनियरिंग बहुत डेवलप करने का और बहुत ज़्यादा फलेगा फूलेगा, जिसमें सोलर है, विंड है, बैटरी है, ये सारे ग्रीन एनर्जीज में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इवन न्यूक्लियर पावर जो है उसको एनर्जी के तौर पे यूज़ करने का लोग सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें, नॉट एज ए वेपन बट एज ए टूल ऑफ डेवलपमेंट, तो हमको काफ़ी काम देगा। उस पर भी बहुत सारा काम चल रहा है। बायोमेडिकल डिवाइसेस जाते वहाँ पर जो कि हमारा इंटीग्रेशन होता है आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स का और टेक्नोलॉजी का, राइट। जैसे कि आप देखते हैं ब्लड प्रेशर मशीन होता है या आपका शुगर नापने वाला जो मशीन होता है, ये सारे जो है आप बायोमेडिकल डिवाइसेस हैं, राइट। वो इंटीग्रेट करता है टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर के साथ। आज के तारीख में जो दौड़ने का जगह जिनको नहीं है वो घर में दौड़ सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमारा मशीन उस तरीके से बनाया हुआ है। तो ये सारे जो डेवलपमेंट होते हैं वो इंजीनियर्स करते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा तेजी आने वाला है। उसी तरीके से की स्किल्स की अगर बात करें जो सफलता की कुंजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी विड्थ में जो आपको डेवलपमेंट करना है कोर के साथ साथ, वो है हमारा टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में आपको पाइथन, क्लाउड, AWS, एज्योर। AWS इज नथिंग बट अमेजन वेब सर्विसेज, और एज्योर जो है वो प्लेटफॉर्म है आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया हुआ। तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का हमारा कोर्स होता है, उसको आप अगर करें, अपग्रेड कर लें अपने आप को, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। डेटा एनालिसिस में आपको अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को। डेटा एनालिटिक्स का काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, राइट। उसी तरीके से कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, और इन दोनों को करने के बाद कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। जैसे आप चश्मा बनाने के लिए जाते हैं तो फ्रेम किस डिज़ाइन का बनेगा, आजकल वो आपके फेस को स्कैन करके देते हैं, सजेस्ट करते हैं। उसके बाद उसको उस तरीके से बनाया जाता है, फ्रेम को उस तरीके से डेवलप किया जाता है और बाद में फाइनली उसको बना के आपको यूज़ करने के लिए दिया जाता है, राइट। उसी तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारा कार में बहुत सारा ऐसे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो कि मतलब आपको टायर प्रेशर और आपका कितना माइलेज आगे तक चलने वाला है,
अवेलेबल फ्यूल से, ये सारा कुछ कैलकुलेट करके देता है, राइट। तो वो सारा जो काम हो रहा है टेक्निकल काम, वो इन्हीं सब वजह से हो पा रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा एम्बेडेड मशीन्स का और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, राइट। सॉफ्ट स्किल ऑलवेज यू विल हैव टू डेवलप, क्योंकि सिर्फ टेक्निकली साउंड होने से काम नहीं चलेगा, आपको काम लोगों के साथ करना है। तो सॉफ्ट स्किल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्रिटिकल थिंकिंग होना, क्योंकि आपको निरंतर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना है। तो इसके लिए आपका थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा, वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा, और किसी भी चीज को बेस्ट सोल्यूशन लाने तक उसके ऊपर काम करते रहना पड़ेगा, राइट। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आप घिरे होंगे मल्टी कल्चरल लोगों के साथ, इसीलिए क्रॉस कल्चरल टीम वर्क डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और अपने आप को एडेप्टेबल बनाना। एडेप्टेबल का मतलब होता है या तो आप सराउंड्स को चेंज करते हैं अपने मुताबिक, अपने नीड के मुताबिक, या आप सराउंड में ढल जाते हैं सराउंड के नीड के मुताबिक, राइट। दैट इज एडेप्टेबिलिटी। और ये वन वे नहीं है, ये फ्लूइड ट्रांजिशन जैसा चीज है, मतलब कभी आप चेंज होते हैं और कभी आप सराउंड को चेंज करते हैं, राइट। तो एडेप्टेबिलिटी का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग बट इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल फील्ड एंड कैरियर, राइट। फिर आपको सर्टिफिकेशंस पे और मास्टरी पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया टी के विड्थ में आता है। वो स्किल्स क्या क्या है? VLSI, जैसे मैंने बताया, VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत बड़े मशीनों में जो हम लोग छोटे छोटे सेंसर्स और डिवाइसेस लगाते हैं, उससे ये रिलेटेड है, राइट। जैसे कार में आप देखते हैं बहुत सारे मॉनिटर्स रहते हैं, एरोप्लेन में रहते हैं, वो सब VLSI का काम है। आप जब पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको उसमें स्किल डेवलप करना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी का बात हम पहले कर चुके हैं, तो उसमें हम आगे और बात नहीं करेंगे। PMP यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, उसमें आप प्रोग्राम होता है डिप्लोमा का या आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, वो जरूर कर लीजिए। इससे आपका पीपल रिलेटेड स्किल डेवलप करेगा, और जो मशीनरीज है उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है लोगों के साथ साथ, ये चीज आपके अंदर डेवलप करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत आगे तक जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो आप प्रोफेशनल कोर्स जो है PMP का, वो जरूर कर लें, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का कोर्स, राइट। ये हमारे की स्किल्स हैं सर्टिफिकेशंस पे, यानी कि 3 चीज पे आपको डेवलप करना पड़ेगा, टेक्निकल स्किल पे, सॉफ्ट स्किल पे और सर्टिफिकेशंस पे, राइट। ये की स्किल्स डेवलप करने के बाद जो आपको सफलता की कुंजी होगी या की टू सक्सेस है, वो क्या है? वो है, देखिए, लर्न फ्रॉम बेस्ट ऑफ ई स्कूल्स। जो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अपना कैरियर का, वो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उसके लिए आपको 12th तक बहुत अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, राइट। और अच्छे से अच्छा ई स्कूल से, इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना डिग्री लेना पड़ेगा। भारत में IIT जो है बहुत ही रेस्पेक्टेबल माना जाता है, इवन बहुत सारे NITs हैं, वहां पर भी जाते हैं। इनके साथ साथ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन थोड़ा हाई हो जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन वो भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी देते हैं और बहुत अच्छा स्किल भी डेवलप कराते हैं। तो आप उन ई स्कूल्स में टारगेट बना के अपने आप को तैयार कीजिए ताकि आप वहां पे एडमिशन पा सकें। उसके बाद जब आप पढ़ रहे होते हैं तो पर्सनल प्रोजेक्ट करते रहिए। गिटहब और बिहांस ये प्लेटफॉर्म्स है। एक है आपका जो कि क्रिएटिविटी बताता है बिहांस, और दूसरा डिजाइनिंग में काम आता है। इन चीजों को आप यूज करते रहें जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखिए। अपने आप को अपडेटेड रखने का मतलब सिर्फ नॉलेज से नहीं है, नॉलेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल में भी अपने आप को डेवलप करते रहिए, ठीक है। और पढ़ते समय में आप टाइम को मैनेज करना सीखिए। टाइम कोई मैनेज नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरे 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। आप खुद को एनहांस करना सीखिए, खुद को टाइम के साथ मैनेज करना सीखिए, ताकि आप बहुत सारा चीज एक साथ कर सके, मल्टीटास्किंग स्किल डेवलप कर सके। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल हो जाता है।
कोशिश करिए कि इंटरनेशनल इंटर्नशिप आपको मिल पाए, ठीक है, वो भी अच्छे कंपनीज में। तो उससे आपको एक तो बहुत अच्छा सीख मिलता है, दूसरा आप नज़र में आते हैं, तो आपका प्लेसमेंट उस कंपनी के साथ भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपका जो मतलब CAGR स्कोर है उसको अच्छा रखना पड़ेगा, आपका रेपुटेशन अच्छे में बना के रखना पड़ेगा, ताकि आपके लिए आपके फैकल्टी भी रिकमेंड करें आपको, राइट। तो इसके लिए जरूरी है आपको इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स जो है वो भी डेवलप करना पड़ेगा। इंटरडिसिप्लिनरी स्किल से हमारा मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियर कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कोडिंग भी सीख रहे हैं, राइट। तो और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आप काम के साथ, राइट। सिविल इंजीनियरिंग का काम करते करते आप जो है मान लीजिए कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑटोमेशन का चीज भी आप देख रहे हैं, राइट, या मेटलर्जी का चीज देख रहे हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आप इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स जब आप डेवलप करते हैं तो वो आपको आगे कट थ्रू टेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प करता है, राइट। उसमें आपको प्रोफेशनल नेटवर्क भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल नेटवर्क मैं बोल रहा हूं इस वजह से कि जब आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेंगे, राइट, या किसी बड़े कंपनी में आप जाएंगे, तो वहां पे आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलने में बहुत आसानी रहती है जब आपका प्रोफेशनल नेटवर्क कॉलेज लेवल से ही डेवलप करते हैं। तो दूसरा क्या होता है, जब आप सीनियर के साथ अच्छा तालमेल बना के रखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उसमें आपको चांस मिलता है, जो कि पहले से प्लेस हुए हैं, आपको इंटर्नशिप करने का मौका उनके कंपनीज में, राइट। तो इसके लिए आपको प्रोजेक्ट्स मिलता है, राइट। उसी तरीके से आपके जो जूनियर्स हैं उसमें से आप जो टैलेंटेड जूनियर्स हैं उनको आप देख सकते हैं, और आने वाले समय में जब आप सीनियर हो जाएंगे, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको टैलेंट एक्विजिशन का काम होगा, आपके प्रोजेक्ट में अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तब आप उनको हायर कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये नेटवर्किंग बढ़ाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पर आप अपना डेवलप कर सकते हैं, राइट। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप जैसे जैसे आएंगे फील्ड में आपको पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे कि आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं रेमुनरेशन की बात करने के लिए। रेमुनरेशन बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे पैकेज से ऊपर है कि बहुत सिक्योर और सेफ प्रोफेशन है। यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये पूरा आपके स्किल पे डिपेंड करता है। आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, आपका इनकम जो है वो भी अपग्रेड होते रहेगा, राइट। यहाँ पर कोई किसी का जॉब छीन नहीं सकता है, राइट। लेकिन आप अपने काम से प्रोडक्टिविटी बढ़ा के दूसरों के लिए जॉब क्रिएट भी कर सकते हैं, और खुद का इनकम भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें। बहुत हाईली पेड जॉब है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरेज सैलरी जो है 10 से 12 लाख एवरेज का होता है, और वो भी IITs में वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें फॉरेन प्लेसमेंट्स भी होते हैं, तो एवरेज भी उसमें ऊपर चला जाता है। फॉरेन में अगर आपका प्लेसमेंट हो रहा है तो यही 3 से 5 गुना ज़्यादा होता है, राइट। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ है, हमेशा रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको काम करके बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है और सुकून का ज़िंदगी आप जीते हैं। तो वर्क और पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस है वो इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में बहुत अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है ना। बहुत सारा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि आप चैन नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका दिन भर के काम के बाद आपको सुकून मिलता है कि आपने सही काम किया है, और जो काम टारगेटेड था उसमें आपने कितना डेवलपमेंट किया है वो आप देख सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, राइट। तो ये है रेमुनरेशन की बात। तो रेमुनरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सही तरीके से खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, देन स्काई इज द ओनली लिमिट। अभी मैं समझता हूँ कि आपको ब्रीफ दे दिया है इंजीनियरिंग के प्रोफेशन के बारे में। अभी आपके मन में अगर कैरियर रिलेटेड, इंजीनियरिंग के कैरियर रिलेटेड कुछ और सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं। दैट इज योर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। उसमें मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी आपके सवाल आने शुरू हो गए हैं। पहला जो सवाल आया है, विच आर द आईवी लीग स्कूल्स फॉर इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, आईवी लीग जो है इसका बड़ा दिलचस्प कहानी है कि कैसे ये हमारे बीच में आया।
आईवी लीग 8 ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं जिनके बीच में एक स्पोर्ट्स खेला जाता है, और ये टर्म जो है 1930s में आया, वो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के द्वारा दिया गया। ये जो इंस्टीट्यूशन है, इन 8 में से 7 इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपका प्री यूएसए कॉलोनी के टाइम का है, और जो लेटेस्ट मतलब उसका है वो 1800 समथिंग में आया है, राइट। तो ये इसका दिलचस्प कहानी है। आठों के आठों यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग और साइंस का पढ़ाई होता है, और बहुत वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत ही कम है। 3 से 7% कैंडिडेट्स को अप्लाई जो करते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है उनके एप्लीकेशंस को, जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे कम है, लोएस्ट है। तो इसके लिए उसका हाइप बहुत ज़्यादा है। और अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या एमआईटी में उससे अच्छी मतलब स्कोर पे एडमिशन होती है, लेकिन आईवी लीग के 8 जो हैं वहां पर बहुत ही टफ है एडमिशन पाना, और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर चीज दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ज्यादा अच्छा नाम है। जैसे हम बात करें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए बहुत जाना जाता है। प्रिंसटन है, वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी वापस से वो इंटरडिसिप्लिनरी जो आपका काम चल रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेज में उसका बहुत ज़्यादा नाम है। जो पेंसिल्वानिया का यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, वहाँ पर भी कोलाबोरेटिव प्रोग्राम्स चलते हैं उसके रिसर्चेज के, उसके लिए उसको जाना जाता है। हार्वर्ड इज नोन फॉर एआई एंड डेटा साइंस। अभी आज की तारीख में एआई का बहुत ज़्यादा काम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और इसको जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्रॉस रजिस्ट्रेशन होता है एमआईटी के थ्रू, राइट। येल यूनिवर्सिटी वंस अगेन इंजीनियरिंग रिसर्चेज के लिए जाना जाता है। ब्राउन यूनिवर्सिटी है, उसका करिकुलम जो है ओपन करिकुलम है, इसके लिए वो बहुत पॉपुलर है। तो अगर आपका कुछ नया रिसर्च है और आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं कुछ एक चीज़ों को अपने रिसर्च में, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है आपका, या आपका रिसर्च का जो एप्लीकेशन है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, तो उस क्षेत्र के लिए आप ब्राउन यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर सकते हैं। डार्टमाउथ कॉलेज है, वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच के लिए जाना जाता है। तो ये हर एक यूनिवर्सिटीज के जो हैं उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिसपे कि वो लोग मतलब नाम कमाए हैं या जाने जाते हैं, पॉपुलर हैं। तो आपका क्या नीड है, आप उस नीड के हिसाब से आप टारगेट करेंगे या अप्लाई करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। हम शॉर्टली ये बोलेंगे कि कोई भी बहुत अच्छा नहीं है और कोई भी खराब नहीं है, सभी अच्छे हैं, राइट। और इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड। तो आप आईवी लीग में अगर एडमिशन पा रहे हैं वो खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगला सवाल जो आया है उसमें है कि व्हाट आर द इंजीनियरिंग 4.0 एंड 5.0 वर्जन्स। देखिए 4.0 वर्जन वही है जो अभी मॉडर्न इंजीनियरिंग जिस तरफ शेप लिया है, ऑटोमेशन का हुआ, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट, एम्बेडेड मशीन्स, ये सारा चीज जो है ये हम 4.0 बोल रहे हैं, जो कि मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट करके हम लोग काम ले रहे हैं। लेकिन इसका जो फर्दर 5 वर्जन है, 5th वर्जन है, वो क्या होगा, वो ह्यूमन सेंट्रिक होगा। यानी कि आदमी को लेके अगर हम करें, उसका एप्लीकेशन आदमी में हम कैसे कर सकते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, तो रोबोटिक्स जो है, रोबोट्स आदमी को मतलब रिप्लेस तो नहीं करेगा, लेकिन आदमी का काम बहुत आसान कर देगा। हाल फिलहाल में जो प्रॉब्लम्स सॉल्व हुए हैं, मतलब 40 इयर्स आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एआई द्वारा सॉल्व किया गया है, राइट। ह्यूमन इंटेलिजेंस वहां पर फेल नहीं कहेंगे, लेकिन वहां पे वो जाके धोखा खा रहा था, लेकिन मशीन जो है उसको स्पेसिफिक गाइडेंस के बाद, कमांड के बाद वो प्रॉब्लम दिया गया और उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी हाल ही फिलहाल में चैट जीपीटी 5 वर्जन के साथ आईएमओ लेवल के मैथमेटिक्स जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं, राइट। और जो कैपसेट प्रॉब्लम था, बहुत पुराना प्रॉब्लम था, वो भी अनसॉल्व था, उसको भी एआई से
सॉल्व किया गया है, मतलब सजेस्ट किया गया है। तो ये जो वर्जन चल रहा है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज द फिफ्थ वर्जन। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्जन 4 एंड वर्जन 5। आई फील आई हैव क्लियर्ड योर क्वेरी, राइट? थैंक यू मधु मिश्रा जी, आपको ये सवाल पूछने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एग्री। एक्चुअली एग्री AGRE, AGRE को पहले जानने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं GRE क्या है। GRE इज ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ये हमारे बाहर की कंट्रीज में जब आप अप्लाई करते हैं, खासकर US में, कनाडा में, तो आपको GRE स्कोर के ऊपर वहां पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है। तो इसका 2 लेवल का होता है एग्जाम, एक जनरल टेस्ट होता है, दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट टेस्ट होता है GRE का, उसी को हम लोग AGRE बोलते हैं, और उसको हम लोग कॉलिक्वल टर्म्स में एग्री भी बोलते हैं। तो ये आपका AGRE है। अभी एक सवाल आया है सुभाष देशपांडे जी का, विच इज बेटर टू परस्यू बिटवीन गेट एंड GRE। देखिए, गेट एंड GRE दोनों का प्लेटफॉर्म अलग अलग है। गेट जो है, गेट का फुल फॉर्म आप सभी जानते ही होंगे, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। वो इंडियन सिनेरियो पे है, राइट? जहां पर आप इंजीनियरिंग पे एमटेक करना चाहते हो या आप माइंड रिसर्च करना चाहते हो एमटेक के साथ, वहां पर आप गेट क्लियर करके जाते हैं, राइट, ग्रेजुएशन के बाद। वही आप जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपका जरूरी होता है GRE और एग्री क्लियर करना। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म अलग है। फॉरेन में अगर आप पढ़ना चाहते हैं या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो GRE इज बेटर। और अगर आप इंडिया में ही सीख के बाद में भी फॉरेन जा सकते हैं, इंडिया में आपको सीखना है, तो देन यू विल हैव टू अपीयर फॉर गेट। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है, राइट? अभी कोई सवाल हमारे पास आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल आता है तो आप हमको लिख भेजिए। हमारा एड्रेस आपको पता है, www.njcf.in। NJCF जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हर एक चीज के लिए सुविधा मुहैया कराने के लिए तत्पर है और प्रतिबद्ध है। आप सबसे हम गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साइट को जरूर विजिट कीजिए, चैनल्स को भी देखिए। यूट्यूब चैनल्स है हमारे NJCF के, जहाँ पर अलग अलग कैरियर्स के बारे में कहा गया है। और अगर आपका कोई सजेशन होता है या क्वेरी होता है, आप जरूर लिख दीजिए, हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडीज भी दिए हुए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगे के लिए एक नए करियर के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।